आप सभी को गुड मॉर्निंग। हम लोग हिंदी साहित्य पढ़ रहे थे और पीछे की कक्षाओं में हमने हिंदी साहित्य के अंदर आदिकाल पहले पूर्व पीठिका, उसके बाद हिंदी साहित्य के अंदर हमने आदिकाल शुरू किया था और आदिकाल में हमने रासो साहित्य पढ़ लिया था। और आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है वो रास या जैन साहित्य पढ़ेंगे। तो आइए बिना किसी देरी किए हुए सीधी चर्चा करते हैं। हमारे टॉपिक रास साहित्य या जैन साहित्य। हमें किसी भी प्रकार की फालतू की बातों पे ध्यान नहीं देना है, ना ही हमारा कोई उस फालतू की बातों पे ध्यान जाना चाहिए। हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ है वो पढ़ाई पे होना चाहिए। ने रास साहित्य हम पढ़ेंगे। तो सीधी चर्चा करते हैं। हमारे आज के टॉपिक हम आज पढ़ेंगे रास या जैन साहित्य। शुरू करते हैं कि 12वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी के बीच जैन कवियों के द्वारा अपने धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए जो साहित्य रचा गया उसे रास या जैन साहित्य कहते हैं। यानी जैन साहित्य है वो 12वीं और 13वीं शताब्दी के बीच में लिखा गया। और क्यों लिखा गया? जो जैन कवि हैं वो अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, उसका प्रचार और प्रसार करने के लिए है वो इस साहित्य का निर्माण किया गया था। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जैन या रास साहित्य है वो 12वीं और 13वीं शताब्दी के अंदर अपने धर्म का प्रचार व प्रसार करने के लिए लिखा गया था। अब हम रास है, इसका अर्थ क्या है? रास का अर्थ है गीत, संगीत, क्रीड़ा, खेल और नृत्य इत्यादि की प्रधानता से युक्त साहित्य है वो रास साहित्य कहलाता है। यानी संगीत हो गया, गीत हो गया, क्रीड़ा हो गया, खेल हो गया, नृत्य इत्यादि की प्रधानता से युक्त साहित्य है वो रास साहित्य कहलाता है। रास साहित्य का सर्वप्रथम उल्लेख आदि पुराण जैन साहित्य में मिलता है। यानी सबसे हमें ये ध्यान रखना है कि हमें इस बात का भी ध्यान होना चाहिए कि रास साहित्य का सबसे पहले उल्लेख है वो कहाँ मिलता है। तो उसका उल्लेख आदि पुराण या जैन साहित्य में मिलता है। आदि पुराण रचना के रचनाकार कौन है? जो जिनसेन सूरी है। यानी आदि पुराण रचना के रचनाकार है वो जिनसेन सूरी है, जिसका समय 7वीं शताब्दी माना जाता है। यह रचना उत्तर भारत में लिखी गई थी। भाषा इसकी प्राकृतिक है। जो आदि पुराण रचना है उसके रचनाकार जिनसेन सूरी है, जिसका समय 7वीं शताब्दी है। यह रचना उत्तर भारत में लिखी गई थी। भाषा इसकी प्राकृतिक है। महत्वपूर्ण है, नाट्य शास्त्र के रचयिता भरत मुनि ने रास शब्द के स्थान पर क्रीड़ा शब्द का प्रयोग किया है। यानी जो नाट्य शास्त्र के रचयिता है भरत मुनि ने रास शब्द के स्थान पर क्रीड़ा शब्द का प्रयोग किया है। रास या जैन साहित्य की विशेषताएं। संपूर्ण रास साहित्य 12वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी के बीच जैन कवियों के द्वारा लिखा गया है। इसकी जो रास साहित्य है वो कब लिखा गया था? जो संपूर्ण साहित्य है वो 12वीं 13वीं शताब्दी के बीच जैन कवियों के द्वारा लिखा गया। हम इसको ऊपर पढ़ चुके हैं। उसके बाद अगला फैक्ट है कि जैन साहित्य मुख्यतः गुजरात, राजस्थान, पश्चिम और पश्चिमोत्तर में रचा गया था। इस बात को ध्यान रखना है। हमें यहाँ पर दिख देगा कि दक्षिण में लिखा गया। दक्षिण को इसीलिए कट किया था कि ताकि याद रहे कि दक्षिण में नहीं है ये। तो इस बात का ध्यान रखना है कि गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया और पश्चिम और पश्चिमोत्तर में रचा गया था। समस्त रास साहित्य जैन पुराण को माना जाता है, जिसे आदि पुराण भी कहा जाता है। इस बात का ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है, इस साहित्य में जैन साहित्य से संबंधित कवियों को ही चरित्र का स्थान नायक बनाया गया था। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इम्पोर्टेंट बात है कि जो जैन साहित्य है या रास साहित्य है इसके अंदर जो चरित्र है, जो कवियों का जो स्थान है वो सिर्फ और सिर्फ जैन कवियों को स्थान दिया गया और इसके अंदर कोई ही नहीं है। जैन पुराण को ही इस साहित्य की रचनाओं का प्रमुख उपजीव्य ग्रंथ माना जाता है। यानी उपजीव्य ग्रंथ है वो जैन पुराण को ही माना गया है। धर्म तत्व का निरूपण करना या जैन साहित्य का प्रचार व प्रसार करना इनका प्रमुख उद्देश्य माना जाता है। धर्म तत्व का निरूपण करना या जैन साहित्य का प्रचार व प्रसार करना इनका प्रमुख उद्देश्य माना जाता है।
आचार शैली की रचनाओं में उपदेशात्मकता की प्रधानता होती है, जबकि अन्य शैली की रचनाओं में सामान्य काव्यात्मकता पाई जाती है। ये बात है कि आचार जो शैली है इसकी रचनाओं में उपदेशात्मकता, यानी जैन साहित्य के अंदर शैलियाँ हैं, तो हम शैलियों की चर्चा कर लेते हैं। रास या साहित्य हमने पहले आदिकाल के अंदर साफ साफ पॉइंट, यानी हमारा जो सिलेबस है उसके अंदर साफ साफ दे रखा है कि काव्य धाराएं, प्रवृत्तियों को ही हम शैली कहेंगे। तो हम शैलियों से संबंधित एक प्रश्न निश्चित रूप से आता है, तो हमने पहले है वो रासों में शैलियाँ पढ़ी थी। अब हम जैन के अंदर भी शैलियाँ हैं, 3 हैं, हम इसको भी पढ़ते हैं। पहली शैली का नाम है कथात्मक चरित। कथात्मक चरित के अंदर, यानी इस प्रकार की शैलियों में जैन साधुओं के जीवन चरित का वर्णन मिलता है। जो कथा का मतलब कथाओं के द्वारा जैन साधु हैं उनके जीवन से संबंध जितने भी घटनाएं घटित हुई है उनका वर्णन है वो कथात्मक चरित के अंदर मिलता है। अगली है उपदेशात्मक आचार। इसके अंदर हमने देखा है उपदेशात्मक आचार के अंदर यानी आचरण से संबंधित उसके नियम की, अगर जैन धर्म के अंदर आते हैं तो उसके आचरण क्या होंगे, उसके कर्तव्य क्या होंगे, इन सब का अगर वर्णन है वो उपदेशात्मकता आचार शैली के अंदर मिलता है। तीसरी शैली है फागुचरित। फागुचरित के अंदर नृत्य और संगीत की प्रधानता है। इसके अंदर नृत्य और संगीत के माध्यम से जितने भी नियम वगैरह हैं, आचरण है, वो सब की जानकारी फागुचरित के अंदर मिलती है। अब हम पढ़ेंगे रास साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। रास साहित्य से संबंधित जो जो महत्वपूर्ण तथ्य है इसकी हम विस्तार पूर्वक से चर्चा करेंगे। और प्रश्न इस तरीके से आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो रास साहित्य से संबंधित मेल नहीं खाता है। तो हमें विशेषताओं से संबंधित जितने भी फैक्टर है वो याद रखना है, फैक्ट, और इसी तरीके से महत्वपूर्ण पॉइंट है इनको भी हमें याद रखना है। तो हम शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है इस साहित्य से संबंधित सभी जैन, इस साहित्य से संबंधित जितने भी तीर्थकर थे वो जैन तीर्थकर थे। दूसरा है कि इस साहित्य में हिंदू धर्म के कथानकों को तोड़ मरोड़ कर जैन धर्म के अनुसार प्रस्तुत किया गया, यानी हिंदू धर्म है उसके कथानक हैं उसको तोड़ मरोड़ करके किस तरीके से अपने धर्म के अंदर समायोजित करे वो जैन साधुओं के द्वारा किया गया। तीसरा पॉइंट है कि रास या जैन साहित्य है वो उपदेशात्मक है, उपदेशात्मक प्रधान है, इस बात को ध्यान रखना है। चौथा पॉइंट है जैन साहित्य का मुख्य उद्देश्य अपने धर्म का प्रसार करते हुए धर्म तत्व का निरूपण करना है, यानी जितने भी जैन साधु थे वो अपने धर्म का प्रचार और प्रसार करने के लिए विभिन्न स्थानों पर भ्रमण करते थे और अपने जो धर्म है उससे संबंधित कथानकों के माध्यम से सभी लोगों के सामने प्रस्तुत किया करते थे अपने धर्म का। यानी इनका मुख्य उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ यह था कि हमारे धर्म का वो प्रचार किस तरीके से हो, हमें धर्म को आगे लेके जाना है, तो ये प्रचार और प्रसार करने का मुख्य उद्देश्य है। पांचवा पॉइंट है कि जैन या रास साहित्य है वो हिंदी के आदिकाल या साहित्य का सबसे प्रामाणिक और विश्वसनीय साहित्य माना जाता है, क्योंकि इस साहित्य में बढ़ा चढ़ा करके वर्णन नहीं किया गया है। महत्वपूर्ण बात है कि हिंदी साहित्य के अंदर हमें किसको सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानेंगे, रासों को। इस तरीके से हमारे सामने कई यानी 4 ऑप्शन देंगे जिसमें से हमें रास को चुनना है। क्यों चुनना है? क्योंकि इसके अंदर है वो इसे विश्वसनीय और प्रमाणिक इसलिए माना जाता है क्योंकि इसके अंदर साहित्य को बढ़ा चढ़ा करके बिल्कुल भी नहीं किया गया, जो है उसको एकदम तथ्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अगला पॉइंट है रास या जैन साहित्य के बारे में सबसे प्रामाणिक और विस्तृत जानकारी मोतीलाल मेनारिया जी के ग्रंथ राजस्थानी भाषा और साहित्य में मिलती है। अब हम बात करें कि हम रास साहित्य पढ़ रहे हैं लेकिन इसकी जानकारी कहाँ मिल रही है, हमें इसका प्रमाणिक आधार क्या है, इसको हमें इसकी जो विस्तृत जानकारी है वो कहाँ पर मिल रही है। तो ये मोतीलाल मेनारिया जी का एक ग्रंथ है जिसका नाम है राजस्थानी भाषा और साहित्य। जो मोतीलाल मेनारिया जी का ग्रंथ है इसके अंदर हमें रास या जैन साहित्य के
बारे में महत्वपूर्ण सबसे प्रामाणिक जानकारी प्राप्त होती है, जिसका उल्लेख मोतीलाल मेनारिया जी ने 87 कवियों का उल्लेख किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मोतीलाल मेनारिया ने अपने साहित्य ग्रंथ राजस्थानी भाषा और साहित्य जो जैन या राष्ट्र से संबंधित है, जिसके अंदर कितने कवियों का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन में 87, 86, 85, 90, तो 87 कवियों का उल्लेख किया गया है। ये बात ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण है। अब हम पहले हमने पढ़ा कि राज साहित्य है वो किसे कहते हैं, तो राज साहित्य जैन साहित्य को कहते हैं। 12वीं या 13वीं शताब्दी के अंदर इसकी शुरुआत हो गई थी। और रास का अर्थ संगीत हो गया, क्रीड़ा हो गया, गीत हो गया, खेल हो गया, नृत्य हो गया, इनसे संबंधित है। इसकी भाषा यानी आदि पुराण है। रास का सर्वप्रथम उल्लेख है आदि पुराण में मिलता है, जिसका रचनाकार है वो जिनसेन सूरी है, 7वीं शताब्दी में लिखी गई। भाषा प्राकृतिक नाट्यशास्त्र के रचा भरत मुनि है, उसने रास शब्द के स्थान पर क्रीड़ा शब्द का प्रयोग किया है। हमने रास से संबंधित विशेषताएं पढ़ी। उसके बाद 3 शैलियाँ, कथात्मक चरित्र, उपदेशात्मक चरित्र, फागु चरित्र पढ़ा। उसके बाद हमने रास साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट पढ़े। और अब हम पढ़ेंगे रास साहित्य के अंदर पहली और महत्वपूर्ण रचना है, उसको पढ़ेंगे विस्तार पूर्वक से, यानी इसके अंदर से एक प्रश्न निश्चित रूप से आता है, तो हमें विस्तार से पढ़ना है। भरतेश्वर बाहुबली रास, इसको हम पढ़ेंगे। ये रास साहित्य की पहली रचना है, यानी रचनाकार शालिभद्र सूरी हैं। भरतेश्वर बाहुबली रास के रचना काल यानी इसका समय है वो 1184 ईस्वी है। यह रचना किन किन की है? 2 सगे भाइयों, एक का नाम भरतेश्वर है जो अयोध्या के शासक थे, दूसरे का नाम बाहुबली है जो तक्षशिला के शासक थे, के द्वारा प्रारंभ में अनेक युद्धों को जीतने और बाद में जैन धर्म में दीक्षा प्राप्त कर मोक्ष प्राप्ति का वर्णन मिलता है। यानी भरतेश्वर बाहुबली रास है, इसके अंदर 2 भाई हैं सगे, एक का नाम भरतेश्वर, दूसरे का नाम है बाहुबली। भरतेश्वर वो अयोध्या के शासक हैं, बाहुबली तक्षशिला के शासक। अब सामान्य बात है, शासक होंगे तो युद्ध तो करने पड़ेंगे। अब युद्ध करेंगे तो निश्चित रूप है जनता सामने करने, सेना है तो लड़ाई होगी, तो लोगों की मृत्यु होगी। अब इनसे इनको पीड़ा हुई तो इन्होंने सोचा कि हमारे द्वारा पाप किया गया, इसका मोक्ष प्राप्ति कहाँ से मिलेगा, तो इन्होंने जैन धर्म ग्रहण करके दीक्षा ग्रहण की। अब इनकी रचना जो भरतेश्वरी बाहुबली रास है, इसके अंदर 205 दोहे और चौपाई छंद मिलते हैं। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने भरतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी का प्रथम रास या जैन काव्य माना है। यानी भरतेश्वर बाहुबली रास है, इसको हिंदी का प्रथम रास या जैन काव्य माना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार यह एक खंड काव्य है। खंड काव्य किसने कहा है? एक तरफ जो गणपति चंद्र गुप्त है वो भरतेश्वर बाहुबली रास है, इसको हिंदी का प्रथम रास या जैन काव्य मानते हैं। दूसरी ओर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है, इसको खंड काव्य कहकर के पुकारते हैं। आगे है मुनिजिन विजय ने भरतेश्वर बाहुबली रास को रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। मुनिजिन विजय ने भरतेश्वर बाहुबली रास रचना को रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। ये बात महत्वपूर्ण है। इस रचना में मुख्यतः वीर, श्रृंगार और शांत रस मिलते हैं। जैन कवियों ने कृष्ण कथा को हरिवंश पुराण माना है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने भरतेश्वर बाहुबली रास के रचनाकार शालिभद्र सूरी को रास काव्य या हिंदी का प्रथम कवि माना है। हिंदी में प्रथम कौन, यह जानकारी हमने पहले विस्तार पूर्वक से पढ़ी, एक बार फिर हमारी रिपीट हो गई कि डॉक्टर जो गणपति चंद्र गुप्त है, इन्होंने भरतेश्वर बाहुबली रास के रचनाकार जिनका नाम है शालिभद्र सूरी, इनको रास काव्य या हिंदी का प्रथम कवि माना है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी के कवि शालिभद्र सूरी के द्वारा
भरतेश्वर बाहुबली रास के अलावा या अन्य ग्रंथ है वो निम्नलिखित है। कौन कौन से हैं? नंबर 1 बुद्धि रास, जो 12वीं शताब्दी यानी 1193 में लिखी गई थी। जीव दया रास 1200 ईस्वी। चंदन बाला रास 1209 ईस्वी। जम्भू स्वामी 1209 ईस्वी। रेवंत गिरिदास 1231 ईस्वी। नेमिनाथ रास 1238 ईस्वी। गद्य सुकुमल रास 1250 ईस्वी। पंच पांडव चरिदास 1191 ईस्वी। अब हम इसको एक एक हम विस्तार पूर्वक से हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। अगले का मतलब कल चर्चा करेंगे। हम जितने भी रचनाएं हैं उनकी बच गई उनकी हम आगे चर्चा करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।